हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 49। इससे पहले ऑलरेडी हमने 48 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक वर्षा जल को अम्लीय बनाते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक वर्षा जल को अम्लीय बनाते हैं। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बताना है आप दिए विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त उत्तर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वर्षा जल को अम्लीय बनाने में नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों देखेंगे यहाँ पे जो वायु प्रदूषक हैं, ये वर्षा जल को अम्लीय बनाने में सहयोग करते हैं या मदद करते हैं। कौन कौन, फिर से ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों मिल करके, ठीक है, ये तीनों वायु प्रदूषक हैं जो कि वर्षा जल को क्या बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, पहला ऑप्शन, दूसरा भी सही है और लास्ट में पाँचवा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, बी और ई। कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए, बी, ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी वर्षा जल को अम्लीय बनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसका रासायनिक प्रतीक अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को कहा जाता है NO। ठीक है, क्या लिखते हैं इसे, NO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिखा जाता है NO2। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को लिखा जाता है N2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO और सल्फर डाइऑक्साइड को SO2। ठीक है, ये रासायनिक नाम है, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वर्षा जल को अम्लीय बनाने वाले वायु प्रदूषक मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, जे SO2 भी कहते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विशेष रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा का pH लगभग कितना होता है, 5.6 होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अम्लीय वर्षा के प्रभाव पर्यावरण पर हानिकारक हो सकते हैं, जिसमें फसलों और जंगलों को क्षति पहुंचाना, झीलों और नदियों में जलीय जीवन को क्षति पहुंचाना शामिल है। अम्लीय वर्षा के निर्माण में नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड CO का महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का योगदान नहीं होता है वर्षा जल को अम्लीय बनाने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं करना है। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, ये आप जरूर याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, महाद्वीपीय द्रव्यमान का गठन करने वाले मुख्य खनिज क्या हैं। बताना है आपको कि महाद्वीपीय द्रव्यमान का गठन करने वाले मुख्य खनिज क्या हैं। सिलिका और एल्यूमिना, या फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम, या फिर निकेल और लोह, या फिर लोहा कह सकते हैं, या फिर उपर्युक्त में से एक अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना है, महाद्वीपीय द्रव्यमान का गठन करने वाले मुख्य खनिज हैं सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिलिका और एल्यूमिना को शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाल। इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, SiAl। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, याद रहेगा, पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। इससे नीचे की परत होता है सीमा। ठीक है, क्या होता है, सीमा। कई बार हम बता चुके हैं, बस यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। बस क्वेश्चन हमने इस तरह का पहले भी पूछ रखा है आप लोगों से, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका जो क्वेश्चन का है वो अलग करके रखा है, ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करें कि क्या लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, यही सिलिका एल्यूमिना होगा, और इसको सियाल कह सकते हैं और सियाल ऐसे भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है Si4 सिलिका और Al4 होता है एल्यूमिना। उसी के नीचे की जो परत होती है उसे सीमा कहते हैं। इंग्लिश में से लिखा जाएगा SiMa, सीमा। ठीक है, Si4 हो जाएगा यहाँ पे सिलिकॉन और Ma4 हो जाएगा मैग्नीशियम। इससे नीचे का जो परत होता है उसे कहते हैं नीफे। ठीक है, NiFe। ठीक है, Ni4 निकेल, Fe4 फेरस। फेरस मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा।
ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो खालिस्तान बनती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लेते हैं। चलिए अब सही है। सवाल था कि रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो खालिस्तान बनती हैं। कैसे बनती हैं रूपांतरित चट्टानें, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है, जब पिघला हुआ लावा ठंडा होकर के ठोस चट्टाने में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका, जब चट्टानों पर गर्मी और दबाव डाला जाता है। सी कथन है कि जब चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों की कुछ समय के लिए एक साथ दबाया जाता है, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो, या फिर कह सकते हैं तब बनती हैं जब चट्टानों पर गर्मी और दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो चट्टानों पर गर्मी और दबाव या प्रेशर डाला जाता है, तब ये जाकर के बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कथन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है। सिंपल सा सवाल है, ऐसा सवाल पहले भी आप लोगों से पूछा गया है और आज भी पूछा जा रहा है। ठीक है, बस पूछने का ढंग थोड़ा सा अलग है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती हैं। एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, या फिर उपयुक्त में से एक अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। पी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत पराबैंगनी किरणों के खिलाफ एक ढाल प्रदान करती है। ढाल मतलब सुरक्षा, है ना, ढाल मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के ऊपर लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक ये समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। हालांकि इसकी मोटाई मौसमी और भौगोलिक रूप से भिन्न होती हैं। ओजोन परत क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, समताप मंडलीय ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती हैं, जिससे खतरनाक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से टकराने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है ओजोन लेयर, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ठीक है, चलिए, और कैंसर जैसे रोगों से हमें लोगों को बचाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनपुन नदी की सहायक नदी है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनपुन नदी की सहायक नदी है। सोन, किहुल, फल्गु, उपयुक्त में से एक अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है फल्गु नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सोन जो है ये आपका कह सकते हैं सीधा गंगा में जाकर के मिल जाती हैं, जो कि अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो सोन नदी है ना, ये आपका पटना के मनेर गांव के पास गंगा नदी में मिल जाती हैं। पुनपुन नदी के बारे में बात करें तो ये छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला में पड़ता है, ये वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, और पटना के फतुहा के पास ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, और किहुल नदी आप देखेंगे तो ये उसका उद्गम झारखंड में गिरिडीह जिला है, वहाँ से इनका उद्गम होता है, और संगम इसका गंगा नदी में हो जाता है लखीसराय के पास, सूरजगढ़ा के पास। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट व्यू ले लेंगे यदि, तो कुछ इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करें कुछ इस तरीके से बिहार के बारे में। ठीक है, तो अगर ये अगर ऐसा कुछ बिहार है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से गंगा गई हुई है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ से निकली हुई सोन नदी। ये कौन सी नदी है? सोन नदी। ठीक है, इस वक्त आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ये पुनपुन नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। ठीक है, और यहीं से देखेंगे कि जैसे निकल करके आई है कि फल्गु नदी, जो कि इस सवाल का सही आंसर था, फल्गु पुनपुन की सहायक नदी है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा आगे यहाँ पे किहुल नदी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक अजय नदी है जो इधर से निकल करके झारखंड में उल्टा दिशा में झारखंड में प्रवेश करती है, और फिर जाकर के इधर आगे दामोदर में शायद मिल जाती हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें, ये तो हो गया दक्षिण बिहार की नदियाँ। उत्तरी बिहार के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको घाघरा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा गंडक। ठीक है, इस बार फिर बूढ़ी गंडक। ठीक है, इस बार फिर बागमती। ठीक है, इस बार फिर कमला, और फिर कोसी। ठीक है, और फिर लास्ट में महानंदा।
ठीक है। तो इस तरीके से नदियाँ हैं, ठीक है। इसको हम मैप लेकर के आएंगे तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लोगों को क्रम से याद रखना है तो रख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले घाघरा ने बताया, ठीक है। इसके बाद फिर गंडक नदी आके मिल रही है, फिर बूढ़ी गंडक, ठीक है। इसके बाद फिर आपको बागमती देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर कमला देखने को मिलेगा, इसके बाद फिर कोसी, और फिर इधर ये आपका महानंदा, और ये सभी देखेंगे ला करके गंगा में फाइनली मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का कितना प्रतिशत भाग बाढ़ से प्रभावित है। बताना है कि बिहार का कितना प्रतिशत भाग बाढ़ से प्रभावित है। 35%, 66%, 80%, या उपयुक्त में से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका सही आंसर है 66%, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही है। या फिर आप कह सकते हैं 2/3 है ना, 2/3 भाग देखेंगे कि जो बिहार की भूमि है वो बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है ना वो उत्तरी बिहार का है, ठीक है। जिससे गंगा क्या कर रही है, बिहार को दो भागों में विभाजित करती हैं, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार। तो उत्तरी बिहार ही देखेंगे कि ज़्यादातर ये बाढ़ से प्रभावित देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर जिले जो हैं वो उत्तरी बिहार में ही हैं, दक्षिणी बिहार में बहुत कम है जो कि बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/3 भाग बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियां बाढ़ का मुख्य कारण है, वहीं दक्षिणी भाग में वर्षा होने के कारण नदियां बाढ़ के कारण बनती हैं, ठीक है। भारत के कुल बाढ़ क्षेत्र का 17.2% भाग बिहार में ही है, यानी भारत में अगर कुल मिला के 100% बाढ़ आती है उसमें से 17% लगभग देखेंगे कि ये बिहार में ही बाढ़ आती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहर कोसी परियोजना से संबंधित नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहर कोसी परियोजना से संबंधित नहीं है। पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि कोसी परियोजना से संबंधित यहाँ पे तीनों नदियाँ हैं, तीनों नहर हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सवाल था कि कौन सा नहर कोसी परियोजना से संबंधित नहीं है, तो ये तीनों नहर देखेंगे कि ये कोसी परियोजना से ही संबंधित है। ध्यान रखना है यहाँ पे कि कोसी परियोजना से 3 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर, ठीक है। ये तीनों का नाम आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि कोसी परियोजना 1954 ईस्वी में भारत और नेपाल के मध्य शुरू हुई थी, जो कि 1965 में ये बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है। और इसे ध्यान रखना है कि इससे 3 नहरें निकलती हैं, तीनों का नाम यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिला में आपको करेल केवाल मिट्टी देखने को मिलेगी। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिला में आपको करेल केवाल मिट्टी देखने को मिलेगी। गया, पटना, रोहतास, उपयुक्त में से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, करेल और केवाल आपको गया, पटना और नालंदा जिला में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और भी बाकी जिले में देखने को मिलती है, लेकिन प्रमुख रूप से गया, पटना और नालंदा जिला में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ये भी सही है, ये भी सही है। रोहतास में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, शायद पिछला वीडियो में हमने बताया था, है ना, याद होगा शायद किन्हीं को, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमने बताया था कैमूर और रोहतास में लाल बालुई मिट्टी वहाँ पे देखने को मिलती है। कैमूर और रोहतास में लाल और बालुई मिट्टी पाई जाती हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। और टाल मिट्टी के बारे में बताया था हमने, ये गंगा के दक्षिण भाग में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका फिलहाल सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। गया और पटना, ये और भी सही है यहाँ पे, करेल और केवाल मिट्टी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि कैमूर और रोहतास में लाल बालुई मिट्टी पाई जाती हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं करेल और केवाल के बारे में। करेल में ध्यान रखिएगा कि करेल जो मिट्टी होती है उसमें क्षारीय गुण की होती हैं, ठीक है। करेल जो होती है वो क्षारीय गुण की होती हैं, जबकि केवाल जो होती है वो अम्लीय गुण की होती हैं, ये आप याद रख सकते हैं। और इसका विस्तार आप देखेंगे तो इसका विस्तार जो है गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में जो है ये रोहतास से लेकर के भागलपुर तक फैला हुआ है। रोहतास में कुछ हिस्सा देखने को मिलता है वैसे, लेकिन रोहतास से लेकर के भागलपुर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। भागलपुर में थी, रोहतास में देखेंगे तो ज़्यादातर वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो आपको कौन सी मिट्टी मैंने बताया था, लाल बालुई मिट्टी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि बिहार में कोरा जनजाति प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती हैं। सवाल है
बिहार में कोरा जनजाति प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती हैं? मुंगेर, जमुई, कटिहार, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए, सवाल अच्छा है। बताना है आपको कि कोरा है ना, एक कोरा जनजाति पाई जाती है बिहार में। वैसे कोरा जनजाति ज़्यादातर देखने को आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड में। इसी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो झारखंड में है, लेकिन बिहार में भी कुछ जिलों में देखने को मिलती है। बताना है ये जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मुंगेर, जमुई, कटिहार, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है मुंगेर, जमुई, कटिहार, ये तीनों जिला में ये कोरा जनजाति पाई जाती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे इनकी जनसंख्या अधिक कहाँ देखने को मिलती है? झारखंड में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? उत्पादक हिरन, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, अपघटक जीवाणु, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो उत्पादक हिरन नहीं होता है। ठीक है, उत्पादक हिरन नहीं होता, ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं होता है, ये तृतीयक उपभोक्ता में आएगा। अपघटक जीवाणु ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ये सही जोड़ा मैच यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इस डायग्राम के जरिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये जो कवक वगैरह है इसे कंपोजर्स कहते हैं, यानी कि अपघटक कहते हैं, जीवाणु वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो ग्रास यानी प्लांट जो भी होते हैं, प्लांट पौधे, पेड़ पौधे, ये सभी होते हैं प्रोसीजर कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि हिंदी में समझिएगा उत्पादक कहते हैं इसे। ठीक है, ये वाला कहाँ चला गया? ये उत्पादक। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं या फिर उत्पादक कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इन चीज़ों को खाने वाले लोगों को, इन प्लांट को खाने वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, जैसे बकरी भी कह सकते हैं। बकरी क्या है? हिरन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रासोफर है, चलते इसको कह सकते हैं। ग्रासोफर को क्या कहते हैं? इसे आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग तो इसे टीडा कहते हैं, है ना, झिंगुर भी कह सकते हैं, बट आप लोग क्या कहते हैं कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, बकरी भी कह सकते हैं, हिरन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन लोग क्या है? इन लोग क्या खा रहा है? प्लांट को खा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर इन चीज़ों को खाने वाले को कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन आएगा? तो जो इन चीज़ों को खाने वाले होंगे उसे कहेंगे द्वितीयक या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और यहाँ पे होगा ये तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता यानी कि कौन हो जाएगा यहाँ पे? अगर यदि कोई जो सिर्फ मांस खा रहा है, ठीक है, जो सिर्फ मांस खाएगा ना, उसे क्या कहेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। तो ये देखिए, ये मेढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अगर यहाँ पे लिख दें चीता, लिख दें बाघ, लिख दें, तो ये भी किस में आएगा? द्वितीयक, ये तृतीयक में ही आएगा, क्योंकि सिर्फ वो मांस खा रहा है। अगर वही चीज़ हम कह रहे हैं यहाँ पे बाघ के बारे में, हाथी के बारे में, तो हाथी क्या खा रहा है? प्लांट खा रहा है। तो प्लांट खा रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा। अब हाथी को कौन खा जाएगा? हाथी को खा जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि चीता वगैरह खा जाएगा, बाघ खा जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। अर्थात आपको याद रखना है कि जो प्लांट खाने वाले होते हैं जितने भी जीव, वो सभी प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे, जबकि सिर्फ मांस खाने वाले जो होंगे वो तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ देखेंगे, ये अगर ये सांप है, यहाँ पर कह सकते हैं सांप है, या फिर कोई भी जीव जंतु अगर मर जाता है, मरने के बाद उसको कौन खा जाता है? कौन खाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि इस तरह का कोई जीव है ना, उल्लू है, तो इसको खाने वाले, तो इसे क्या कहेंगे? फाइनल कंज्यूमर, अंतिम उपभोक्ता, क्योंकि इसके बाद ये खाने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से फूड चैन है ये। ठीक है, सबसे ध्यान रखेंगे तो आपका शायद क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्पादक में दे दिया था हिरन, जो कि ये द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं है, ये तृतीयक उपभोक्ता में आएगा। जबकि अपघटक जीवाणु होते हैं, क्योंकि देखेंगे कि ये सब जो मर जाते हैं, फिर ये देखो फाइनल कंज्यूमर जो है उल्लू है, मर गया, तो इसके अब क्या करेगा? इसको जब मर जाने के बाद इससे जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं इसे क्या करें? खा करके ख़त्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो ये अपघटक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा अब आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? बताना है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? टैगा, सवाना, पंपास, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे सवाना जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए घास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है उष्णकटिबंधीय घास और एक होता है शीत कटिबंधीय घास, शीत कटिबंध का घास। ठीक है, तो जो गर्म स्थलों में जहाँ पे उगते हैं वहाँ पे उसे उष्णकटिबंधीय घास कहते हैं, और जो ठंडे प्रदेशों में उगते हैं उसे उस तरह के घासों को कहा जाता है शीत कटिबंधीय घास। ठीक है, या शीतोष्ण कह सकते हैं, शीतोष्ण कह सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप टैगा जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये रूसी संघ में देखने को मिलेगा, रूस में देखने को मिलेगा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा इस तरह के घास। सवाना ये तो अफ्रीका में देखने को मिलेगा ही आपको, जो कि ये उष्णकटिबंधीय घास है। और पंपास दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा, और प्रेरीज जो है ये उत्तरी अमेरिका की घास है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। बताना है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और सूरज, पृथ्वी और चांद, पृथ्वी और सूर्य, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई का उपयोग आमतौर पर हमारे सौरमंडल के भीतरी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। बताना है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। कोबर, WM डेविस, होल्म, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, पूछा गया सवाल है, BPSC TR में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, बताना है यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो याद रखना है WM डेविस ने इस भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भूकंप की अंतराल क्या है। बताना है कि भूकंप की अंतराल क्या है। यह वह स्थान है जो एक समान भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों को जोड़ती है, या फिर यह एक भूकंपीय क्षेत्र में वह स्थान है जहाँ भूकंप आता है, या फिर यह एक भूकंपीय क्षेत्र में वह स्थान है जहाँ कोई भूकंप नहीं आता है, या फिर उपर्युक्त में से अधिक सही होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, यह एक भूकंपीय क्षेत्र में वह स्थान होता है जहाँ पे कोई भूकंप नहीं आता है। शायद इस सवाल को पिछला सेट में भी लिया गया था। ठीक है, तो इसलिए क्षमा चाहूँगा कि ये तुरंत ही रिपीट हो गया है, बट खैर कोई नहीं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि भूकंप के अंतराल क्या है। यह एक भूकंपीय क्षेत्र में वह स्थान है जहाँ कोई भूकंप नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, प्रवार की ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परपट्टी तैरती हैं खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है। दुर्बल मंडल, मध्य मंडल, जल मंडल, एक से अधिक होगा, या में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। प्रवार का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परपट्टी तैरती हैं क्या कहलाती हैं। दुर्बल मंडल, मध्य मंडल, या फिर जल मंडल, या एक से अधिक होगा, या में से कोई नहीं। तो याद रखना है, प्रवार का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परपट्टी तैरती हैं उसे दुर्बल मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, दुर्बल मंडल स्थल मंडल के प्रवार के नीचे सघन कमजोर परत होता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग 100 किलोमीटर और 410 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। दुर्बल मंडल का तापमान और दाब इतना अधिक होता है कि चट्टानें नरम हो जाती हैं और आंशिक रूप से पिघल जाती हैं या अर्ध पिघली अवस्था में होती हैं। दुर्बल मंडल आमतौर पर स्थल मंडल की तुलना में अधिक चिपचिपा होता है, और यह स्थल मंडल दुर्बल मंडल सीमा का वह बिंदु है जहां भूवैज्ञानिक और रियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, पदार्थ के प्रवाह का अध्ययन वहां पे जाके करते हैं। ऊपरी प्रवार की दो परतों के बीच के लचीलेपन में अंतर की चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ पे, और इसे ही कहा जाता है एस्थोनोस्फेयर। अगर दुर्बल मंडल के बारे में पूछा जाए तो इसे इंग्लिश का वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब होता है एस्थोनोस्फेयर। ठीक है, बात करें यहाँ पे मध्यमंडल के बारे में, तो मध्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। मध्यमंडल सीधे समताप मंडल के ऊपर और ताप मंडल के नीचे होता है ये, और ये ग्रह हमारे ग्रह के ऊपर लगभग 50 से 85 किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है। ठीक है, पूरे मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, वहीं बात करें जलमंडल के बारे में, तो जलमंडल की परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि ये पृथ्वी के सभी पानी और पानी की परतों से बनी हुई हैं। ठीक है, सभी महासागर, झीलें, समुद्र और बादल जलमंडल के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वैसे ध्यान रखना है, पृथ्वी के 3 परत होते हैं, परपट्टी, प्रवार और क्रूड। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता। सवाल है, अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता। धरती के आधे हिस्से पर ठंड की स्थिति होती, पृथ्वी के दूसरे आधे हिस्से पर गर्म स्थिति होती। ऐसी विषम परिस्थितियों में जीवन संभव नहीं होता, या एक से अधिक सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो याद रखना यहाँ पे तीनों कथन सही है बिल्कुल ही। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर पृथ्वी अगर नहीं घूमती तो धरती के आधे हिस्से पर क्या होती, ठंड की स्थिति होती, और आधे हिस्से पर क्या होती, गर्म स्थितियाँ होती। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लेते हैं, अगर ये पृथ्वी है तो कहने मतलब है कि आधे हिस्से पर हमेशा सूर्य की किरणें पड़ती। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस क्षेत्र वाला पूरा गर्म रहता और इसमें कभी धूप पड़ता ही नहीं, तो ये हमेशा ये पार्ट ठंडा रहता। और ऐसी ही विषम परिस्थितियाँ होती तो इसमें जीवन संभव फिर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए बाकी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से तेज होती है। ठीक है, क्या हो जा रहा है ये आज। चलिए फिर से सुनिएगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से सबसे तेज होती है। यदि पृथ्वी नहीं घूमती तो पृथ्वी का सूर्य का सामना करने वाला भाग हमेशा दिन का अनुभव करता और अत्यधिक गर्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आधा हिस्सा अंधेरे में रहेगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ऐसी विषम परिस्थितियों में जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है। पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव, चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा, या फिर सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले पढ़ चुके होंगे आप लोग। सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव है ना, जो 27 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ग्रीष्म संक्रांति तब होती है जब पृथ्वी का एक ध्रुव सूरज की ओर सबसे अधिक झुका होता है। बी कथन है, शीतकालीन संक्रांति वह समय है जो ध्रुवों में से एक सूरज से सबसे अधिक दूर झुका होता है। सी कथन है, विषुव तब होते हैं जब पृथ्वी की धुरी का झुकाव इस प्रकार होता है कि वह ना तो सूरज की ओर और ना ही उससे दूर होती है। एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है यहाँ पे कि ग्रीष्म संक्रांति तब होती है जब पृथ्वी का एक ध्रुव सूरज की ओर और सबसे अधिक झुका होता है। क्या कह रहा है कि जब पृथ्वी का एक ध्रुव सूरज की ओर सबसे अधिक झुका होता है। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ही कथन यहाँ पे सही है। ग्रीष्म संक्रांति तब होती है जब पृथ्वी का एक ध्रुव सूरज की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिसके परिणामस्वरूप उस गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती हैं। ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ बी कथन दे रखा है यहाँ पे कि शीतकालीन संक्रांति वह समय है जब ध्रुवों में से एक सूरज से सबसे अधिक दूर झुका होता है। ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, और इसी वजह से देखेंगे कि उस गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती हैं। ठीक है, और सी कथन कह रहा है कि विषुव तब होते हैं जब पृथ्वी की ओर धुरी का झुकाव इस प्रकार होता है कि वह ना तो सूरज की दूर होता है और ना ही मतलब सूरज की ओर होता है और ना ही उससे दूर होता है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है, और इसी वजह से देखेंगे कि उस गोलार्ध में वर्ष का माफ़ कीजिएगा, पूरे पृथ्वी पर देखेंगे उस दिन क्या होता है कि पूरे ग्रह पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, लगभग बराबर होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं विषुव किसे कहते हैं, जब दिन और रात बराबर होती हैं उसे विषुव कहते हैं। ठीक है, तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखा गया है और कुछ नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और इस सेट का आखिरी सवाल है। ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र सतह पर भौतिक विशेषताओं को दिखाने के लिए उपयुक्त होगा। सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र सतह पर भौतिक विशेषताओं को दिखाने के लिए उपयुक्त होगा। विषयगत मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले भी हम बता चुके हैं, जब क्लास 6 का हम जो ज्योग्राफी कर रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, अध्यायवार कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था है ना कि भौतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले मानचित्र में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, भौतिक मानचित्र का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मानचित्रों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत भौतिक मानचित्र प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि स्थलाकृति, भूविज्ञान, मिट्टी, जल निकासी, मौसम के तत्व, जलवायु और वनस्पति आदि दिखाते हैं। वहीं विषयगत मानचित्र में कुछ मानचित्र विशिष्ट जानकारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि रोड मैप, बारिश के नक्शे, जंगलों के वितरण। तो ऐसे चीज़ों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, विषयगत मानचित्र कहते हैं।
इसके बाद है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप जिसे कहते हैं। शहरों, कस्बों और गांवों और दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों की उनकी सीमाओं के साथ दिखा रहे हैं, ठीक है, सीमाओं के साथ दिखा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र या फिर पॉलिटिकल मैप, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है आपका सांस्कृतिक मानचित्र भी। तो सांस्कृतिक मानचित्र मानव निर्मित विशेषताओं को दर्शाते हैं। इनमें जनसंख्या वितरण की वृद्धि, लिंग और आयु, सामाजिक और धार्मिक संरचना, साक्षरता, शैक्षिक प्राप्ति का स्तर, व्यावसायिक संरचना, बस्तियों के स्थान, सुविधाओं और सेवाओं, परिवहन लाइनों, उत्पादन, वितरण, इन सब चीज़ों को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसे सांस्कृतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आया हो तो कमेंट में एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हार्ट देना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी खर्च आपको नहीं करना है, सीधे आपको वहाँ जा करके ज्वाइन करनी है और PDF फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।